बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 23 अप्रैल और पाकिस्तान में बुध की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। आज की ब्रेकिंग न्यूज़, हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद करने का ऐलान कर दिया है। जी हाँ, ये जो ऐलान है ये इटसेल्फ एक्ट ऑफ वॉर है। आप दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ जंग शुरू करने की हिकमत अमली बना चुका है और आज उसका बाज़ाब्ता तो नहीं, एक किस्म का ऐलान किया गया है कि हिंदुस्तान किस तरफ जा रहा है। 5 बड़े ऐलानात किए गए हैं, लेकिन जिसमें एक ऐलान पानी बंद करने का है जो बहुत ही तशवीशनाक है। इस व्लॉग में इस पूरी सूरत हाल को और इससे जुड़ी जो पाकिस्तान के साथ रेमिफिकेशंस हैं, पाकिस्तान कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है, क्या पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पूरी कौम इस वक्त सियासी तौर पर डिवाइडेड है, उसने आगे मिलकर कैसे चलना है। इमरान खान साहब क्या जेल से बाहर आ रहे हैं, क्या उनके साथ जेल के अंदर इसके ऊपर डिस्कशन शुरू की गई है। तमाम सूरत हाल जो है वो आपके सामने रखते हैं और गौर से सुनिएगा सब कुछ, क्योंकि इसके आपकी और हमारी ज़िंदगियों पर बहुत गहरे असरात होने जा रहे हैं। पूरे साउथ एशिया के खित्ते पर इसकी बहुत गहरी रेमिफिकेशंस हैं। जो हिंदुस्तान के अंदर हुआ है 2 दिन पहले और आज उसका जिस किस्म का रिस्पॉन्स हिंदुस्तान दे रहा है। तो आज इंडिया में जो उनकी नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी, उसका इजलास हुआ। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि 2 दिन पहले मकबूजा कश्मीर के इलाके पहलगाम में एक दहशतगर्दी का हमला हुआ, जिसमें 27 से 28 लोग जो हैं वो हलाक हुए। और उसके बाद नरेंद्र मोदी जो वज़ीर आज़म हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने अपना सऊदी अरब का दौरा जो है उसे शॉर्ट किया, कुछ दिन उसमें से कैंसिल किए, फौरी वापस पहुंचे। एयरपोर्ट पर ही उन्होंने सिक्योरिटी का इजलास किया, जिसमें कोई वर्दी वाला जनरल या कोई फौजी एहलकार नज़र नहीं आया। उनकी तमाम पॉलिटिकल जो उनकी लीडरशिप थी वो बैठी हुई नज़र आई। उसके बाद उनके और भी जो इजलास हुए और उसकी फुटेज आई, उसमें तमाम उनकी सिविलियन लीडरशिप ने बैठकर मामलात डिस्कस किए। ज़ाहिर है उन्होंने अपने आर्मी चीफ और फौजी जो ओहदेदार हैं उनसे भी इस पर राय ली होगी, लेकिन फोर फ्रंट पर उनकी पॉलिटिकल लीडरशिप फैसले करती हुई नज़र आई और आज उन्होंने बहुत ही ख़तरनाक ऐलान कर डाले हैं। 5 ऐलान किए हैं, जिसमें सबसे पहला ऐलान उन्होंने ये किया है कि हिंदुस्तान जो है वो अब जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको सस्पेंड कर रहा है। जी हाँ, उन्होंने उसकी सस्पेंशन कर दी है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी, जिसे हम उर्दू में सिंध तास मुआहदा कहते हैं, ये 1960 में ये मुआहदा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान हुआ था। और कहा जाता है कि अभी तक जो 75-70 साल की तारीख है जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो भी कोई डॉक्यूमेंटेशन हुई, मुआहदे हुए, उसमें ये सबसे तगड़ा मुआहदा था। ये मुआहदा 3 जंगों के बावजूद ना टूटा। याद कीजिए, ये 1960 में हुआ, उसके बाद 1965 की जंग हुई, उसके बाद 1971 की जंग हुई, उसके बाद आपको पता है कारगिल वॉर हुई, लेकिन ये मुआहदा सस्टेन करता रहा। अब क्या ऐसा हो गया कि हिंदुस्तान ने पढ़ते लेते इस मुआहदे को सस्पेंड कर दिया है। जिस मुआहदे को 3 जंगों में सस्पेंड ना किया गया, उस मुआहदे को एक दहशतगर्दी के हमले के बाद, और ये पहला दहशतगर्दी का हमला नहीं है जिसमें हिंदुस्तान पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा रहा है। मतलब कि इससे पहले दहशतगर्दी के हमलों में भी हिंदुस्तान ने सिंध ट्रीटी को सस्पेंड नहीं किया था। तो इसके क्या मतलब हैं ये भी आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले आपको ये ट्रीटी एक्सप्लेन कर दें थोड़ा सा कि 1960 में ये फैसला हुआ था कि जो ईस्टर्न रिवर हैं वो रावी, ब्यास और सतलुज, वो उसका पानी हिंदुस्तान को मिलेगा। हिंदुस्तान उसके पानी को कंट्रोल करेगा। जो अजाफी पानी होगा वो पाकिस्तान के लिए छोड़े ना छोड़े वो उसकी मर्ज़ी है। और जो वेस्टर्न रिवर्स हैं वो इंडस, सिंध, झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान के पास होंगे। हिंदुस्तान इसका पानी नहीं रोकेगा और सारे का सारा इन दरियाओं का पानी जो है वो पाकिस्तान को मिलेगा। ये ट्रीटी थी। जो 3 दरिया हैं उनका पानी तो पहले ही पूरी तरह से, जैसा कि रावी, ब्यास और सतलुज है, उनका पूरी तरह से हिंदुस्तान इस्तेमाल करता है। और जो बाकी 3 दरिया हैं उनका पाकिस्तान को पानी मिलता है, लेकिन उस पर भी कॉन्फ्लिक्ट से कि उनमें भी झेलम हो गया
और चनाब हो गया, उनके ऊपर पहले से हिंदुस्तान जो है वो बांध कर या दूसरे तरीके से पानी को डाइवर्ट कर रहा है, और उसके केसेस हम इंटरनेशनल कोर्ट्स में लड़ रहे हैं। लेकिन वो भी हमारे चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की मेहरबानी कि वहाँ पर ऐसे निकम्मे लोग इन्होंने अपॉइंट करवाए रखे कि जिन केसों में पाकिस्तान को पहले ही शदीद नुकसान हो चुका है। बहरहाल जो इंडस है और जो ये दूसरे दो दरिया झेलम और चनाब हैं, इनके पानी की पाकिस्तान को फिर भी किसी न किसी तौर पर इस इंटरनेशनल मुआहदे के तहत ज़मानत थी। आज हिंदुस्तान ने उसको सस्पेंड करने का ऐलान किया है। पानी लाइफ लाइन है, पानी को रोकना एक्ट ऑफ वॉर है। आप समझ सकते हैं कि हिंदुस्तान ने बहुत सोचा होगा इस पर, ऐसा नहीं कि ऐसे ही ऐलान कर दिया। एक किस्म का वो एक्ट ऑफ वॉर का ऐलान कर रहे हैं। अब वो पानी कब रोक सकते हैं आने वाले दिनों में, ये तो पता लग जाएगा। कुछ दरियाओं में तो उनके पास एबिलिटी होगी, कुछ में शायद एबिलिटी अभी नहीं होगी, वो क्रिएट करेंगे। लेकिन बहरहाल ये ऐलान होना भी इटसेल्फ बहुत बड़ी इस खित्ते में डेवलपमेंट है। दूसरा ऐलान उन्होंने ये किया है कि वीज़ा बैन, उन्होंने पाकिस्तानियों पर तकरीबन वीज़ा बैन लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि जितने भी पाकिस्तानियों के पास वीज़ाज़ हैं, 60 वीज़ाज़ हैं, जो मल्टीपल एंट्री देते हैं पाकिस्तानियों को, कोई इलाज करवा रहा है या वैसे बिज़नेस के लिए, उनको 48 घंटे दिए हैं सिर्फ पाकिस्तान वापस जाने के लिए। जी हाँ, जितने भी पाकिस्तानी इस वक्त हिंदुस्तान में हैं उनके पास सिर्फ 48 घंटे हैं। भले वो अजीज़ों को मिलने गए हैं, बिज़नेस पे गए हैं, टूरिज़म पे गए हैं, या वो वहाँ पर इलाज करवा रहे हैं, 48 घंटों के अंदर अंदर उनको भारत छोड़ने का जो है वो डायरेक्शन दी गई है। और बाकी ऐसे लोग जिनके पास ये वैलिड वीज़ाज़ हैं लेकिन वो हिंदुस्तान के अंदर नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर हैं, उनके वीज़ाज़ को भी कैंसिल कर दिया गया है। ये दूसरा ऐलान किया है। तीसरा ऐलान उन्होंने ये किया है कि जितने भी फ़ौजी अफसरान हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की, जो डिफरेंट एम्बेसीज़ और जो कॉन्सुलेट्स हैं, उनमें पाकिस्तानी भी ज़ाहिर है, वहाँ पर एयरफोर्स के, आर्मी के, नेवी के जो मिलिट्री अटैचीज़ होते हैं वहाँ पर होते हैं, उन सबको नापसंदीदा करार देकर उनको भारत छोड़ने का हुक्म दिया है। उनके पास गालिबन 1 हफ़्ता है कि वो भारत को छोड़ दे। इसके साथ साथ उन्होंने जो अपने उनके फ़ौजी अफसरान जो पाकिस्तान के अंदर हिंदुस्तान की तरफ से सर्व कर रहे थे, उनको भी वापस बुला लिया है और इन ओहदों को फ्यूचर के लिए मुकम्मल मुअत्तल कर दिया है। मीन वापस भी बुला लिया है और आइंदा भी ना ही पाकिस्तान के किसी मिलिट्री अफसर को वहाँ रिसीव किया जाएगा और ना ही हिंदुस्तान भेजेगा। इसके साथ साथ उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कौंसलर सेक्शन है, जो सफारती अमला है, उसको 55 से कम करके 30 कर दिया है। मतलब कि पहले 55 अफराद पाकिस्तान के हिंदुस्तान में थे और 55 अफराद ही या मुलाजमीन या अफसरान जो हिंदुस्तान के पाकिस्तान के सफारत खानों और एम्बेसी में काम कर रहे थे इस तरफ और उस तरफ, उनको अब 55 पहले ही बहुत ही कम स्टाफ था। दोनों मुल्कों के जो आप जोग्राफिक उनकी जो लोकेशन है एक दूसरे के साथ, जो ज़ाहिर है जितना ट्रैवल होता है, उसके बावजूद 55 पहले ही बहुत कम नंबर था। अब उस 55 को भी कम करके 30 पे कर दिया गया। और आखिरी ऐलान जो किया गया है वो वाघा अटारी की जो गुजरगाह है, जो रास्ता है, उसको बंद कर दिया गया है। और ऐसे तमाम लोग जो इस वाघा अटारी जो बॉर्डर है इससे गुज़र के उस तरफ गए थे, उनको भी चंद दिन दिए गए हैं। गालिबन 1 मई तक का उनको वक्त दिया गया है कि वो इसी रास्ते से वापस जा सकते हैं और इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर अब बंद कर दिया जाएगा। यहाँ से जो जहाँ पर परेड होती है वाघा और दूसरी तरफ अटारी, यहाँ से लोग गुज़रते हैं और ज़ाहिर है इसमें सिख यात्री उधर से इस वक्त बहुत सारे इस तरफ आए हुए हैं। अब ज़ाहिर है पाकिस्तान को तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा सिख यात्रियों के साथ करना चाहिए, मुनासिब भी नहीं। उनको उसी तरीके से ट्रीट करना चाहिए जैसे पहले ट्रीट किया जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को इसमें खंदा पेशानी दिखानी चाहिए और एक मैच्योर स्टेट का रिस्पॉन्स देना चाहिए। बहरहाल ये जो 5 ऐलानात हिंदुस्तान ने किए हैं, इन 5 ऐलानात में जो सबसे बड़ा ऐलान है जो इंडस ट्रीटी को कैंसिल करने का है, वो बहुत ही तशवीशनाक है। जैसा मैंने आपको बताया कि ये ट्रीटी 1960 में हुई थी, 3 जंगें भी इसने गुजार ली, ना टूटी। तिब्बत से ये दरियाए सिंध शुरू होता है
اور نیچے ہندوستان کے علاقوں پر مقبوضہ کشمیر اور گزرتا ہوا یہ نیچے پاکستان میں آتا ہے، گلگت بلتستان، پھر کے پی اور پھر پنجاب اور پھر آگے سندھ مین اور جا کر یہ نیچے جو سمندر میں گرتا ہے۔ تو کہنے کی بات یہ ہے کہ یہ سب پورے خطے کو سیراب کرتا ہے، پورے پاکستان کی ایک بہت بڑی زمین جو ہے وہ اسی دریا سے سیراب ہو رہی ہے۔ پاکستان کی لائف لائن ہے انڈس ریور، پاکستان کا یہ پانی بند کرنے کا مطلب ہے، ہندوستانی میڈیا تو اس وقت رپورٹ کر رہا ہے کہ یہ بہت عمدہ اقدام کیا ہے ہندوستان نے، اور اب پاکستانی جو ہیں وہ پانی کی بوند بوند کو ترسیں گے، یہ سینٹیمنٹ ہے وہاں۔ ٹیلی ویژن کے اوپر ان کے اینالسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی میں یہ پانی بند کر دینا چاہیے تاکہ پاکستانی وہاں پر بوند بوند کو ترسے۔ تو ایک وار مونگرنگ ہے ہندوستان کے اندر۔ ہم نے کل بھی آپ کو دکھایا تھا کہ میڈیا، ان کے ریٹائرڈ ملٹری کے افسران اور دوسرے جو ہیں وہ مکمل طور پر پاکستان پر حملہ کرنے کی فضا بنا بیٹھے ہیں، اور یہ جو اقدامات ہیں یہ بھی دکھا رہے ہیں کہ ان کے جو خیالات ہیں وہ اس سے کہیں کم نہیں ہیں۔ تھوڑی سی میں آپ کو ڈیٹیل دے دوں آگے، جو کشمیر کے اندر پہلگام میں ٹیررزم کا حملہ ہوا، اور پھر میں آتا ہوں کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ پہلی تو ڈیٹیل یہ ہے کہ جو پہلگام کے اندر 4 سے 6 ملیٹنٹ تھے، کوئکلی میں بتا دیتا ہوں، جو ابھی تک ہندوستان نے انفارمیشن اپنے میڈیا کے ساتھ شیئر کی ہے، اور میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ 4 سے 6 دہشت گرد تھے۔ عادل اور آصف جو ہیں یہ لوکل تھے، 4 فارنرز تھے۔ ظاہر ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی اس کا الزام لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ان کا پشتو ایکسنٹ تھا۔ اس کے بعد کوڈ نیمز جو ہیں انہوں نے استعمال کیے، موسیٰ، یونس، آصف۔ ریئل نیم ان کے جو آصف شیخ، سلیمان شاہ اور ابو طلحہ ہیں۔ یہ اگین ہندوستانی میڈیا کا کلیم ہے، یہ سچ یا جھوٹ میں نہیں کہہ رہا، ظاہر ہے اس میں بہت سارا جھوٹ کی ملاوٹ ہوگی پاکستان پر مدعا ڈالنے کے لیے۔ ماسٹر مائنڈ اس کا سیف اللہ قصوری، جس کا نام خالد ہے غالباً، اس کے بارے میں کلیم کر رہا ہے ہندوستانی میڈیا، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ پاکستانی جو آکوپائڈ کشمیر ہے، مین آزاد کشمیر ہمارا، اس کے اندر سے یہ آپریٹ کر رہا تھا۔ یہ الزام آلریڈی ہندوستان نے اپنے میڈیا کے تھرو لگانا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دا ریزسٹنس فورس ایک، وہ کہہ رہے ہیں، کلیم کر رہے ہیں کہ لشکر طیبہ کا ایک سب گروپ ہے TRF، یہ حملے کی ذمہ داری انہوں نے قبول کی۔ اب کی ہے نہیں کی، کہاں کی، کسی کو نہیں پتا، لیکن ہندوستان کا میڈیا اور ہندوستان یہ کلیم کرنا شروع ہو گیا ہے کہ یہ TRF نامی ایک تنظیم نے کیا ہے، جو کہ سبسڈری ہے لشکر طیبہ کی۔ یہ ہندوستان کی طرف سے آلریڈی کلیم آ رہا ہے۔ اچھا جی، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے باڈی کے اوپر کیمراز پہن رکھے تھے، یہ جو دہشت گرد تھے، انہوں نے ہیلمٹ کے اوپر بھی کیمراز لگا رکھے تھے، اور جس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ ویڈیو فوٹیج بنا کر بعد میں اس کا پروپیگنڈا کرنا چاہتے ہیں، یہ ہندوستانی میڈیا کلیم کر رہا ہے۔ پھر ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ ان کے پاس ڈرائی فروٹ سے میڈیسنز تھیں، اور جو یہ دکھا رہا ہے کہ یہ جنگل میں لمبا عرصہ چھپنا چاہتے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ مقبوضہ کشمیر کے زیادہ تر جنگلات ریڈار سے ان کو بہت ہی زیادہ اس کی کڑی نگرانی کی جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایسے رستوں کا اختیار کیا جو ریڈار کی زد میں نہیں آتے تھے، جس کا مطلب ہے کہ انہیں بہت اچھی ٹریننگ دی گئی تھی، یہ بھی ہندوستانی میڈیا کلیم کر رہا ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو TRF ہے، جس نے یہ کلیم کیا ہے کہ یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں، دا ریزسٹنس فورس نامی تنظیم جو کہہ رہی ہے کہ یہ ہم نے کیا ہے، ان کے کلیم کے مطابق، ہندوستانی کلیم کے مطابق، وہ کہتے ہیں اس کا ریزن انہوں نے یہ دیا ہے کہ حال ہی میں 83,000 نان کشمیریوں کو کشمیر کے ڈومیسائلز جاری کیے گئے ہیں۔ مطلب ڈیموگرافکس بدلے گئے ہیں، ہندوستان کے دوسرے علاقوں سے لا کے لوگوں کو کشمیر میں بسایا جا رہا ہے تاکہ یہاں ڈیموگرافکس بدلے جائیں۔ ان ڈیموگرافکس کو بدلنے کی وجہ سے ہم نے یہ حملہ کیا ہے، یہ ہندوستانی میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ TRF کا کلیم ہے۔ پھر وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ جب لوگوں کو قتل کیا گیا تو ان کے پرائیویٹ پارٹس کو ننگا کر کے دیکھا گیا، اور وہاں سے اندازہ لگایا گیا کہ وہ مسلمان ہیں یا ہندو ہیں، اس حساب سے ان کا قتل کیا گیا۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ خواتین کو چھوڑ دیا گیا، صرف جو مرد حضرات تھے ان کا قتل عام کیا گیا۔ اچھا، اس کے بعد ابھی تک بتا رہے ہیں کہ ہندوستانی سیکیورٹی فورسز نے کشمیر میں 1500 جو ورکرز ہیں یا گراؤنڈ کے اوپر لوگ ہیں ان کو ڈیٹین کر لیا ہے اور ان سے انویسٹیگیشن کر رہے ہیں۔ پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ تقریباً
हेलीकॉप्टर्स और दूसरा जो भी उनके पास इक्विपमेंट है उससे जंगलात की जो है वो निगरानी कर रहे हैं, सर्विलेंस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं से उन्हें अगर ये जो दहशतगर्द हैं वो मिल जाएं और वो उनके खिलाफ एक्शन लें। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि कुछ लोग जो लोकल्स हैं उनकी इंटेरोगेशन हो रही है, अंडर इंटेरोगेशन है, जैसे मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आसिफ नामी लोकल्स ऑलरेडी उन्होंने अरेस्ट कर लिए हैं और उनकी इंटेरोगेशन हो रही है। वो ये भी बता रहे हैं कि कुछ लोकल्स जो हैं जिन्होंने उन्हें वहाँ पर उनके लिए रेकी की और उनको बाकी इक्विपमेंट दिया, वो ऑलरेडी शायद ये कुछ मीडिया क्लेम कर रहा है कि वो गिरफ्तार कर चुके हैं और उनकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अब देखते हैं इनमें से कितने जो दावे हैं वो दुरुस्त हैं, कितने झूठ हैं। सबूत तो अभी तक किसी चीज़ का नहीं है। हिंदुस्तान की हुकूमत ने बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया। ये तमाम मीडिया की खबरें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। फिर इसमें कुछ सिक्योरिटी गैप्स भी नज़र आए। यहाँ से सिर्फ 10 किलोमीटर दूर राष्ट्रीय राइफल्स, हिंदुस्तानी फ़ौज की यूनिट है, यूनिट होगा, ब्रिगेड होगा, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता क्या है, लेकिन राष्ट्रीय राइफल्स की वहाँ पर यूनिट थी। वहाँ पर उनका पूरे का पूरा सिस्टम मौजूद था सिर्फ 10 किलोमीटर्स पर। अब हिंदुस्तानी मीडिया खुद कह रहा है कि उनका रिस्पॉन्स बहुत स्लो था, वो बहुत स्लो वहाँ पर पहुँचे और यहाँ पर भी कोई चेक पोस्ट मौजूद नहीं थी जहाँ पर ये हमला हुआ। कुछ अखबारात ये भी कह रहे हैं कि जहाँ पर हमला हुआ और जिन लोगों को मारा गया इसमें आईबी के बहुत सारे अफसरान थे जो इकट्ठे होकर वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने गए थे। ये हिंदुस्तानी मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है और इसमें वो ये कह रहे हैं कि लग रहा है कि ये इनसाइड इन्फॉर्मेशन निकली है और इसलिए ये हमला हुआ है कि वहाँ पर आईबी के लोग उस दिन अपनी फैमिलीज़ के साथ छुट्टियाँ मनाने गए थे। ये सब कुछ तो वो इन्फॉर्मेशन है जो अभी तक हमारे सामने है। कुछ जाहिर है इसमें अच्छी स्टोरीज़ भी पता चल रही हैं जिसको कवर कोई नहीं कर रहा कि कैसे वहाँ पर जो मुसलमान ख़ानदान थे, टैक्सी ड्राइवर थे या दूसरे लोग थे, उन्होंने लोगों को बचाया, शेल्टर दिया। उसकी अभी बात नहीं हो रही। नफ़रत की बात हो रही है, वहाँ पर मुसलमानों पर चढ़ दौड़ने की बात हो रही है। एक हेट का समा है, वहाँ पर नफ़रत को मल्टीप्लाई किया जा रहा है। एक और वहाँ पर जो पोनी मीन छोटे घोड़े जो हैं उसको जो हैंडल करता था वहाँ सयाहों के लिए, उस मुसलमान ने दहशतगर्द से बंदूक छीनने की कोशिश की जिसमें वो मारा गया और उसकी भी जो एक हीरोइक स्टोरी है उसको भी इस वक्त प्रमोट नहीं किया जा रहा। सिर्फ नफ़रत की बिना पर स्टोरीज़ को और सारे नैरेटिव को प्रमोट किया जा रहा है। अब आते हैं इन हाउस वापस, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि टाइम्स ऑफ इंडिया अब ये लिख रहा है कि ये या वो जिम्मेदारी हमारे आर्मी चीफ की जो पिछले दिनों बड़ी एक गसीली और अनकॉल्ड मैं कहूँगा तकरीर थी जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। इस तरह के हॉस्टाइल आर्गूमेंट करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। जब हम कुछ कर नहीं रहे, हमारा कोई प्लान नहीं है, तो इतनी तत्ती तकरीर करने का हमें वैसे क्या ज़रूरत थी। लेकिन चलें, जो भी है, वो जो तकरीर आर्मी चीफ साहब ने की जिसमें दो कौमी नज़रिया, हिंदू और हैं, मुसलमान और हैं, फ़लाँ फ़लाँ, वो कहते हैं, वो क्लेम कर रहे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया लिख रहा है ये कि उस तकरीर से लगता है कि दहशतगर्दों ने इंस्पायरेशन ली है और उस तकरीर से सिग्नल मिला उन्हें कि हमला कर दो, अब पाकिस्तान पीछे खड़ा होगा। जाहिर है ये बेहुदा बात है। आर्मी चीफ ने तो लोकल अपनी गैलरी से प्ले करने के लिए, क्योंकि अभी वो एक सियासतदान है, वो एक तरफ इमरान खान को उन्होंने जेल में डाला हुआ है, बाकी सब कुछ उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है, अवाम का उन पर प्रेशर है, अवाम उनको मान नहीं रही, इदारे के अंदर से भी जाहिर है प्रेशर है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, क्यों पूरी फौज को सियासत में धकेला हुआ है। इन हालात में उन्होंने एक पॉलिटिशियन वाली तकरीर की जो उनके इर्द गिर्द वालों ने उन्हें कहा कि आप करें, और उन्होंने वो बढ़के मारी खामखा। लेकिन अब उनकी वो तकरीर जो है वो खामखा हमारे गले पड़ रही है, पाकिस्तान के पड़ रही है, उनके अपने गले भी पड़ रही है। तो ये तो हो गई सूरत हाल। अब पाकिस्तान का अभी नैरेटिव की जंग में हम वाज़े तौर पर पीछे हैं। मुझे कहना तो यही चाहिए कि हार चुके हैं, लेकिन कहते हुए शर्म आती है क्योंकि मेरा और आपका अपना मुल्क है। क्यों हार चुके हैं? क्योंकि मीडिया पर पाबंदी है। मीडिया हर खबर, हर बात को डर डर के कर रहा है। नैरेटिव जब आप बनाते हैं तो वो एक शायर की तरह होता है, उसमें ख्यालात होते हैं, आप कुछ भी लिखते हैं, आप बिल्कुल कंट्रोल्ड और कन्फाइंड नहीं होते। हाँ, आपका एम होता है कि आप नैरेटिव किस पे बिल्ड कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक्सप्रेशन बड़ा खुला होता है। पाकिस्तान में इस टाइम सहाफ़ी बेचारा कुछ ऐसा लिख दे जो हमारी फौजी इदारे समझे कि ये तो अपने ही खिलाफ लिख दिया, ये उसको उठा के छितर मारेंगे, तो लोग इस मौजू के ऊपर इतना लिख ही नहीं रहे कि
ये इनसे रिलेटेड है। तो खुली फील्ड मिली हुई है हिंदुस्तान को ट्विटर के ऊपर, और वैसे भी हमने ट्विटर बंद किया हुआ है। हमारी जो पढ़ी लिखी क्लास है उनको तो हमने बताया हुआ है कि खबरदार आप इसके ऊपर गए तो वो तो तस्वीरें लाइक करने, जो शादियां हो रही हैं DHAs में और दूसरी जगहों पर, उसमें कहीं पर खाला नाच रही है तो कहीं कोई बुरी बात नहीं है डांस करने पे, लेकिन मैं ये बता रहा हूं कि हमारा सारा काम अशराफिया इसके ऊपर लगी हुई है। डिज़ाइनर्स बैग कौन से हैं, कपड़े कौन से हैं, कोई इंटरनेशनल जो रिलेशंस हैं, जो कोई स्ट्रेटेजिक सिचुएशन है, इनके ऊपर तो हमारा पहले भी इंटरेस्ट कम होता है, और जो था उसको भी चौधरी साहब ने मार मार के गुठे लगा दिया, मीन नुक्कर में लगा दिया, और कोई ट्विटर पर कुछ नहीं लिख रहा। तो ओपन फील्ड मिली हुई है, ना पाकिस्तानी जर्नलिस्ट खुल के लिख पा रहे हैं, ना पाकिस्तानी अवाम, ना वॉलंटियर्स, और जो फिफ्थ जनरेशन वॉर, सो कॉल्ड फिफ्थ जनरेशन वॉर को जो पाकिस्तान के नौजवान लड़ते थे, उनकी जो ठुकाई जनरल आसिम मुनीर और उससे पहले जनरल बाजवा ने करवाई है, वो भी खामोश है। और मैं कमेंट्स पढ़ता हूं तो मुझे शर्म आती है, यकीन कीजिए। और फिर ये कहते हैं देखें मुल्क किस तरफ चला गया, लेकिन आपकी अपनी हरकतों की वजह से। बहुत सारे लोग मेरे पिछले व्लॉग के नीचे लिख रहे थे कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। इनकी जो भी हरकतें हैं उसके बावजूद हम न्यूट्रल नहीं रह सकते, ये हमारा मुल्क है। तो फिर आगे का मामला क्या है? पता चला है कि पाकिस्तान के अंदर कोई सलामती कमेटी की मीटिंग हो रही है। अब अगर तो वो पपेट शहबाज शरीफ ने करनी है, जो बेचारा कुर्सी भी ऊंची रख के बैठता है क्योंकि उसको लगता है कि वो अदरवाइज इंस्पायरिंग नहीं है, उसने क्या लीडरशिप प्रोवाइड करनी है? कौम को इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है, लीडरशिप की ज़रूरत है। कड़ा वक्त है कौम के ऊपर। लग रहा है कि हिंदुस्तान जंग के लिए पाकिस्तान की तरफ आ रहा है। इस वक्त में जनरल आसिम मुनीर को अपना ज़ाती वेंडेटा साइड पे रखना चाहिए। इमरान खान को फौरी रिहा करना चाहिए, ताकि इमरान खान, जो कि पूरी कौम, सबसे पहले ये समझिए कि अगर कौम के ऊपर कोई जंग मुसल्लत हो तो कौम की एक जो पावर है वो तो उसकी फौजी पावर होती है किसी भी कौम की, लेकिन उससे भी बड़ा उसका इकट्ठे अपना रिजॉल्व होता है। कौम को एक मुट्ठी होना पड़ेगा। अच्छा, एक मुट्ठी तो कभी भी कोई कौम भी शायद 100% नहीं होती, लेकिन 90% कौम को एक तरफ खड़ा होना पड़ेगा। रिजॉल्व होगा कौम का, तभी मुल्क का दिफा होगा। और उस रिजॉल्व के लिए ज़रूरी है कि जिसमें कौमी यकजहती हो वो पार्टी सामने खड़े हो। इस वक्त 90% लोग वुंडेड हैं, 90% लोग नाराज़ हैं आपसे, जो आपने सब कुछ किया हुआ है। 90% लोग उस अडयाला जेल की काल कोठरी में पड़े हुए कैदी नंबर 804 के साथ खड़े हैं। मुल्क को इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब, ये मैं सेंटेंस दोबारा दोहराऊंगा, मुल्क को आपसे ज़्यादा इस वक्त इमरान खान की ज़रूरत है। अपने कद से ऊपर उठिए, अपनी ज़ाती ख्वाहिशात से ऊपर उठिए और इमरान खान को जेल से रिहा कीजिए, ताकि वो फौरी तौर पर मुशावरत कर सकें और अगली लाहे अमल जो है उसको वो बना सके। बहरहाल पाकिस्तान के लिए कड़ा वक्त मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। अब मैं चंद सवालों का आपको जवाब देता हूँ। आपको शुरू में मैं उन सवालों को कि 3 जंगें सेंतास मुआहदा जो है वो भुगत गया लेकिन ना टूटा, अब क्यों टूट रहा है? उसके साथ साथ हिंदुस्तान ये जो सारे ऐलानात इतने कंफर्टेबली बगैर सोचे चंद घंटों में कर रहा है, इतना स्विफ्ट उनका रिस्पॉन्स है, ये सब कुछ क्या हो रहा है? और उसका जवाब देने से पहले मैं ये बताता हूँ आपको कि पाकिस्तान में जो टाउट सहाफ़ी हैं, जो वो ISPR की तरफ से आए हुए मैसेज को आगे फॉरवर्डेड एज रिसीव्ड कर देते हैं, वो इस वक्त पाकिस्तानी मीडिया में कह रहे हैं कि यक तरफा हिंदुस्तान जो है वो सिंध इंडस ट्रीटी जो है उसको कैंसिल नहीं कर सकता। बिल्कुल कागजात में यक तरफा नहीं कर सकता। असूल की बात भी यही है, गालिबन आलमी बैंक ने ये मुआहदा करवाया हुआ है। असूल की बात भी यही है कि आप यक तरफा कोई मुल्क भी इस ट्रीटी को अब कैंसिल नहीं कर सकता। लेकिन पंजाबी में कहते हैं तगड़े दे 27वीं 100, मीन 100 में 5 बार 20 होता है। जो तगड़ा होता है वो चाहे तो वो कहेगा 100 में 7 बार 20 होता है, मीन 7 दफ़ा 20 मिले तो फिर 100 होता है। तगड़े की अपनी गिनती है, अपनी मर्जी है। आज हिंदुस्तान देखें कहाँ पे खड़ा है। मोदी जो है वो सऊदी अरब जाता है तो उन्हें जो प्रोटोकॉल मिलता है वो हम ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। सऊदी जो फाइटर प्लेन्स हैं वो उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं। सऊदी प्रिंस या सऊदी पूरी हुकूमत उन्हें स्ट्रेटेजिक अलायंस उनके साथ डिक्लेयर करती है। सबसे बड़ा बिजनेस पार्टनर इस वक्त सऊदी अरब का वो हिंदुस्तान है। अगर आप अमेरिका बहादुर की बात करें तो उनके वाइस प्रेसिडेंट जिनकी बीवी एक हिंदुस्तानी है,
उन जिनके 2 बच्चे हैं और बच्चों ने हिंदुस्तानी कपड़े पहन रखे हैं, वो इस वक्त हिंदुस्तान में मौजूद है। आप उससे उनकी हिंदुस्तान के साथ कुर्बत का अंदाज़ा लगाइए। ये हादसा होने के चंद ही घंटों के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐसे ही ऐलान किया जैसे कोई बहुत ही करीबी अपने कज़न कंट्री के ऊपर कुछ हुआ हो। नेतन्याहू का भी ऐसा ही ऐलान है, ऑस्ट्रेलिया का भी ऐसा ही ऐलान है, जापान का, न्यूजीलैंड का, आप नाम लेते जाइए, आप बरतानिया का, आप किसी भी मुल्क का नाम लीजिए, सभी ने वैसे ही ऐलानात किए हैं। हिंदुस्तान इस वक्त मुकम्मल इन है और हम अनफॉर्चुनेटली मुकम्मल आइसोलेटेड। मुस्लिम उम्मा के अंदर हमारी क्या पोजीशन है वो तो आपको पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारे वीज़ों पर पाबंदी लगी हुई है। चाइना के साथ जो हमारा माड़ा चंगा रिलेशनशिप था उसको भी हमने फना फिल्ला किया हुआ है इस वक्त। सिर्फ उसकी वजह एक है और वजह 2 तस्वीरें हैं। हिंदुस्तान में तमाम फैसला पॉलिटिकल लीडरशिप करती है। हमारे यहाँ 75-77 सालों में हमारी मिलिट्री डिक्टेटर्स ने कभी भी किसी सिविलियन को मुहिब्बे वतन समझा ही नहीं उस तरह, और उसे पूरा कंट्रोल ही नहीं दिया। कहा कि अगर इनको कंट्रोल दिया ये मुल्क बेच देंगे, हमने मुल्क बचाना है, हम ज़्यादा मुहिब्बे वतन हैं, इसलिए सारी फैसला साजी हम करेंगे। और अब हालात ऐसे हैं कि मुल्क के मकबूल तरीन लीडर को जेल में डाल रखा है। अब इस वक्त कौम की ज़रूरत यही है कि इमरान खान को बाहर निकाला जाए। हिंदुस्तान इस वक्त अपने आप को बहुत तगड़ा महसूस कर रहा है और वो तगड़ा है भी, सफारती तौर पर मैं बात कर रहा हूँ, वो तगड़ा है भी इस टाइम जो उसे इंटरनेशनल सपोर्ट है, मैं उस तनाज़र में बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास एक कद-आवर लीडर ना हुआ तो आप इस मुश्किल का मुकाबला करने के लिए आपको बहुत मुश्किल पड़ जाएगी। और लीडर्स जो है वो जनरल साहब आपके दिए हुए टाइटल से या महंगे बैग्स और महंगे कपड़े पहनने से लीडर नहीं बन जाते। शहबाज शरीफ साहब की कुर्सी को 3-3 इंच ऊंचे पाए लगाकर उनका कद बड़ा करके उनको आप लीडर नहीं बना सकते। लीडर वक्त के साथ बनते हैं, कौम की उमंगों के साथ बनते हैं और अपनी ज़ाती इंटेग्रिटी और करैक्टर की वजह से बनते हैं। नज़र दौड़ाइए हिंदुस्तान में मोदी, जिसका बहुत ही कंट्रोवर्शियल करैक्टर था, हिंदुस्तान ने उसे रीब्रांड किया है। उसे बुचर्स ऑफ मुस्लिम कहा जाता था और आज प्रिंस मोहम्मद सलमान उनकी एक बाईं गाल पे चुम्मी लेते हैं, एक दाईं पे लेते हैं, उन्हें एस्कॉर्ट करते हैं जहाज़ों से। उन्होंने वक्त दिया, लीडरशिप को डेवलप होने दिया। हम तो गमले में से कोई चीज़ निकलती है तो 3 साल निकलने नहीं देते और हम उसे आधा बोझते हैं, ऊपर से फना कर देते हैं। हम किसी को वक्त गुजारने नहीं देते इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर कि उसकी लीडरशिप पर्सनालिटी जो है वो मानी जाए। होती तो है लोगों के अंदर, लेकिन मानी जाए और वो एक वेल क्लेम्ड जो है वो वर्ल्ड लीडर के तौर पर हों। आप ज़रा हिंदुस्तान पे नज़र दौड़ाइए, वाजपेयी साहब को देखिए, कहाँ से शुरू किए, उन्हें कितना वक्त दिया, वहाँ की रियासत ने उन्हें, वहाँ के इदारों ने उन्हें, वहाँ के पब्लिक कैनवस के ऊपर उन्हें कितना वक्त मिला और आखिर उन्होंने आकर प्राइम मिनिस्टर के तौर पर शाइन किया। मनमोहन सिंह को देखिए, उसके बाद आप नरेंद्र मोदी को देखिए। तो वक्त लगता है लीडरशिप को इंटरनेशनली अपना इम्पैक्ट जो है वो जनरेट करने में। हमारे जैसे मुल्कों में हम वक्त ही नहीं देते। हम तो 6 महीने के बाद जनरल बाजवा ने इमरान खान के ख़िलाफ़, 6 महीने क्या, लाए ही साजिश के साथ थे। मतलब कि जब आए थे इमरान खान तभी साजिश थी कि इनको गिराना है और 6 महीने के बाद साजिशें ओपन हो गई थी। और यही हाल सबके साथ करते हैं, अनलेस कि कोई बूट पॉलिश करने वाला हो, कोई पपेट हो, तो आपको अपनी रविश बदलनी पड़ेगी। ये बहुत ही डिसाइसिव मोमेंट है। इमरान खान को फौरी रिहा किया जाए और उनके साथ गुफ्तो शनीद करके इस हिकमत अमली को आगे बढ़ाया जाए। अल्लाह हमारे वतन की हिफाजत करे। ज़ाहिर है हम तमाम पाकिस्तानी इस मुश्किल वक्त में अगर हम पर कोई भी हमला होता है तो हम इकट्ठे खड़े होंगे, हम अपनी अफवाज के साथ खड़े होंगे। इसमें हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, इसमें कोई इफ़ एंड बट नहीं है। लेकिन हमारी अफवाज के ऊपर बैठे हुए इस टाइम जनरल्स को ये सोचना पड़ेगा कि ये उनका काम नहीं है, ये फ़ैसला साजी करना ये कौमी लीडरशिप का काम है। और कौम का लीडर इस वक्त इमरान खान है, जिसे आपने जेल में बंद कर रखा है। अल्लाह करे कि मेरी बात आपके दिल में और दिमाग में उतर जाए। लगता मुझे मुश्किल है, लेकिन खुदा करे कि ऐसा हो जाए और पाकिस्तान इस मुश्किल में से डिग्निटी के साथ, इंटेग्रिटी के साथ और बेहतर रिजॉल्व के साथ जो है वो सेल थ्रू करे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।